हाँ जी बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारा एडवांस एंट्री का सिलसिला चल रहा था, तो उस एडवांस एंट्री के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और 5-6 जनरल एंट्री और बच रही है एडवांस में, उनको हम कवर अप करके आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं जितना हमें कवर अप करना है। ठीक है, ठीक है। चलो चलो नंबर 1 आज की एंट्री जो हमारी, ठीक है दीदी, यहाँ पे पहली एंट्री आज हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, क्लियर है नहीं है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखो ये वाली बात तो मैं आपको ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बता चुका हूँ कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। ड्यू बट नॉट पेड, पता सभी को ये वाली बात। ड्यू बट नॉट पेड का मतलब राशि दीदी क्या था कि खर्चा मेरे पे ड्यू हो चुका है, खर्चा मेरे पे चढ़ चुका है, बट मैंने अभी तक खर्चा पे करा नहीं है। इसका पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे वो लिखते हैं कि आप लोगों की फीस ड्यू हो गई है, ड्यू बट नॉट पेड, फीस ड्यू बट नॉट पेड, या मैं आसान भाषा में से क्या कह सकता हूँ, आउटस्टैंडिंग फी कह सकता हूँ कि फीस चढ़ गई है बट आपने पे करी नहीं है। सपोज मान के चलो कितने रुपए, 10,000 रुपये। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो तुम इसकी जनरल एंट्री क्या लगाओगे? आप बोलोगे देखो अकाउंट कहता है खर्चा तो है ना, तुम सोचो तुम्हारा खर्चा तो बन गया ना, पे तो करना है, कभी पे करो, खर्चा तो है। अकाउंट कहते हैं खर्चा तो है, खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। खर्चा मन की क्या कर दो, डेबिट। आया सही में नहीं आया? बोलो फटाफट से हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या पे कर दिया, क्या पैसा चला गया, क्या बनती तुम्हारी है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट। तो क्या कर दोगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट करोगे किस नाम से, टू आउटस्टैंडिंग फीस अकाउंट। आया सही में नहीं आया? फीस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग फीस अकाउंट। क्या मेरी बात क्लियर होगी लाला जी? तो ये क्या है, ये फी मेरा खर्चा है और ये खर्चे क्या होते हैं, नॉमिनल। ये वाली बात आप सब जानते हो। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? कई बच्चे इस आउटस्टैंडिंग फी को भी नॉमिनल मान लेते हैं जो कि गलत है। आउटस्टैंडिंग फीस क्या है मेरी, और मैंने आपको ना स्टार्टिंग में बताया था सारी लाइबिलिटीज क्या होती है, पर्सनल। मैंने बताया था सारी लाइबिलिटीज क्या होती है, पर्सनल। अच्छा पर्सनल कितने होते हैं, 3, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। याद आया? ये कौन सा पर्सन है पता है, रिप्रेजेंटेटिव। बोलो कौन सा पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर ही नहीं है? आपको याद होगा कि मैंने रिप्रेजेंटेटिव में 2 ही एग्जांपल आपको याद कराए थे, कैपिटल और ड्राइंग। अब तीसरा एग्जांपल तुम्हारे सामने आ चुका है, आउटस्टैंडिंग फी। मुझे बताओ ना, तुम्हें फीस किसको देनी है, मुझे देनी है ना, लेकिन तुम मेरा नाम रिकॉर्ड नहीं कर रहे। मेरे नाम की जगह क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग फी। या आउटस्टैंडिंग फीस मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? तो चलिए, अगर ये तो मैंने बताई एग्जाम्पल, लेकिन अगर इसकी यूनिवर्सल एंट्री क्या बनेगी, यूनिवर्सल एंट्री बनेगी, बोलो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्या मेरी बात डाइजेस्ट हो गई? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब एक्सपेंस की जगह एक्सपेंस का नाम लिखना। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग वेजेस। समझ गए? क्लियर? एक्सपेंस की जगह उसका नाम लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? आया? चलो, तो जो खर्चा तुम्हारा आउटस्टैंडिंग होता है, पता है उसे मैं क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा एक्रूड, एक्रूड इनकम। क्योंकि मुझे पता हो फीस पे करना तो तुम्हारा खर्चा है, बट मेरी क्या है, वो इनकम है। एक्रूड इनकम, क्या मीनिंग था इसका, इनकम अर्न, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मैंने कमा तो लिए हैं बट अभी तक मिले नहीं है। बोलो हाँ या ना? ये था ना भाई, तुम्हें पे करना है तो मुझे लेना है, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग है तो मेरा एक्रूड है।
बोलो हाँ या ना। मतलब इसका एक एग्जांपल बात करें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्रूड इनकम, जिसे तुम आउटस्टैंडिंग बोल रहे हो ना, मैं उसे क्या बोलूँगा, एक्रूड बोलूँगा। मुझे रुपए लेने देने हैं, लेने हैं, तो लेना है, मिला नहीं है ना। तो अकाउंट कहता है इनकम तो लेनी है ना, इनकम तो तेरी बन गई, बस मिली तो नहीं है, हाँ इनकम तो बन गई। तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट, इनकम मान के क्रेडिट कर दे। एक्रूड फीस लिखना था मुझे, क्लियर है। तो मैं एंट्री बनाऊंगा, इंक फीस को क्रेडिट कर दूंगा इनकम मान के, क्योंकि मुझे मिली नहीं है, मुझे लेनी है तुम सबसे। तुम मेरे क्या बन गए, एक तरह के डेटर। डेटर क्या होते हैं, एसेट। एसेट क्या होती है, डेबिट। बट मैं तुम्हारा नाम, एक डेटर ही लिखूंगा, तुम्हारा नाम नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एक्रूड फीस अकाउंट। आया समझ में, नहीं आया? अरे बोलो बेटा हाँ या ना। 10 बेटा क्लियर है? क्या बोलूंगा राहुल, फीस मेरी इनकम है, और इनकम क्या होती है मेरे बेटा, नॉमिनल। सही बात है, क्योंकि इनकम है। लेकिन एक्रूड फी क्या है मेरी, एसेट है ये। और ये कौन सी एसेट है, जो पर्सन में जाएगी। और कौन सा पर्सन है ये भी, रिप्रेजेंटेटिव। आप देखो रिप्रेजेंटेटिव के लगातार एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें। आया समझ में, नहीं आया? बोल दो हाँ। डन। ये दोनों कनेक्टेड हो गए, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग खर्चा, मेरी एक्रूड इनकम। आया। नाउ नंबर थर्ड, नंबर 3 क्या लिखेंगे दीदी, प्रीपेड एक्सपेंस। इसे क्या कह सकते हो आप, एडवांस एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, मतलब समय से पहले पे कर देना। सही कह रहा हूँ? अच्छा सुनो, मैंने वो तो बनाई नहीं, इसकी यूनिवर्सल एंट्री क्या बनेगी, एक्रूड इनकम, इनकम का नाम लिखना है ना, टू इनकम। सही कह रहा हूँ ना? सही है बेटा जी, एक्रूड इनकम टू इनकम, कोई दिक्कत तो नहीं है? बस इनकम की जगह इनकम का नाम लिख देना, नाम पता है तो। एडवांस एक्सपेंस, क्लियर? इसको समझते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, बड़े आओ, इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ बढ़िया सा। सपोज मान लो राखी दीदी, तुम्हें फीस देनी है 2,000 रुपये पर मंथ। डन। तुम अभी 11वीं क्लास में हो, तुमने 11वीं क्लास में 12 महीने मुझसे स्टडी करी, तो 12 महीने के अकॉर्डिंग तुम्हें कितने रुपए देने चाहिए, 24,000 रुपये। बट राशि ने मुझे क्या करा, 15 महीने के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी, थोड़ा पैसे 12th का ही पकड़ा दिया। अरे बोलो हाँ या ना दीदी। तो मुझे बताओ तुमने मुझे कितना एक्स्ट्रा दे रखा है, इस 6,000 को दीदी तुम एडवांस बोलोगी नहीं बोलोगी कि सर मैंने 12th की फीस दे दी एडवांस थोड़ी सी? बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताओ राशि ने एंट्री क्या लगाई होगी, जब 15 महीने 15 बार पेमेंट करी होगी, तो बार बार राशि ने एंट्री लगाई होगी, फीस अकाउंट डेबिट, फीस खर्चा है, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश, फीस अकाउंट डेबिट टू कैश, फीस अकाउंट डेबिट टू कैश। हाउ मेनी टाइम्स, 15 टाइम्स बाय रुपीज। तो कि राशि दीदी तुम टोटल फीस, तुम टोटल रुपए
दो हजार करके तुम टोटल इतनी एंट्री लगा चुकी 30,000 रुपए की, 15 बार एंट्री लगाई होंगी, दो 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 करके 2,000 रुपए की, तो 30,000 की एंट्री लगी ना तुम्हारी, बोलो हाँ ये ना। तो हम ऐसा कह सकते नहीं कह सकते हैं राहुल बेटा कि सर आपकी इसमें 24,000 रुपये 11वीं की भी फीस है और 6,000 रुपये 12वीं की आने वाले साल की फीस है। क्या मैंने 12वीं पढ़ा दी, ये फीस पहली आ गई, आया समझ आया। अब आओ, तो जब एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा, बोलो द एंड ऑफ द ईयर, पता कौन सा ईयर, क्लास 11वीं का। तुम्हारे शब्द में समझते तो 31 मार्च 2026। तब मैं एंट्री पता क्या लगाऊंगा, मैं एंट्री बोलूंगा यार जो 6,000 रुपये आएंगे वो इस साल के तो नहीं है, वो तो आने वाले साल के हैं। मैं बोलूंगा जो एडवांस फीस आई, जो राशि जो राशि ने एडवांस फीस दे रखी, तो राशि पता क्या बोलेगी कि सर मैंने आपको 6,000 रुपये दे रखे हैं और अभी तक आपने मुझे 6,000 के बदले सर्विस दी, पढ़ाया नहीं। इसका राइट है, ये मुझसे हक से बोल सकते हैं आपको पढ़ाना है 3 महीने मुझे, बोलो आएंगे ना। तो वो क्या बन जाएगी इसकी एसेट, क्या लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, खर्चा अकाउंट डेबिट। और प्रीपेड एक्सपेंस की जगह मैं पता क्या लिखूंगा, पी, प्रीपेड फी अकाउंट डेबिट टू फीस। कितने रुपए, 6। पता राशि दी थी, एंट्री क्या बनेगी देखो, तुमने एंट्री ये लगाई होगी, तुम बोलेगी इसमें 6,000 तो मैंने एडवांस दे रखा है, 24,000 का तो मैंने सर से स्टडी कर ली, वो तो मेरा खर्चा है, बट 6,000 के बदले मुझे सर्विस थोड़ा मिली है। और तुम्हें जब तक तुम्हारे सर्विस का बेनिफिट नहीं मिल जाता, बोलो जब तक तुम्हें तुम्हारी सर्विस का बेनिफिट नहीं मिल जाता, पैसों का बेनिफिट नहीं मिल जाता, तब तक वो पैसे क्या करेंगे तुम्हारी एसेट। एसेट क्या होती है, डेबिट कर दिया, और लेकिन एसेट इसके अंदर घुसी पड़ी है, तो ये डेबिट है, इस डेबिट को हमें क्या करना पड़ेगा, कम, डेबिट को कम के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। जैसे प्लस को कम के लिए माइनस करते उल्टा करते ना, ऐसे डेबिट को क्रेडिट खत्म लेंगे क्रेडिट कर देंगे, आया समझ में नहीं आया, और एसेट बना देंगे, हाँ ये ना, क्लियर है ही नहीं है, बोलो एंट्री क्लियर हुई नहीं हुई, क्लियर हो गई। अब देखो इसे भी डिफाइन कर देता हूँ, ये तो देखो एक्सपेंस है, ये तो तुम्हें पता ही है, और ये क्या है, नॉमिनल, ये क्या है तुम्हारी एसेट, क्योंकि तुम्हें अभी तक इसका बेनिफिट मिला नहीं है। और ये एसेट कौन सी है, पर्सनल में भी कौन सी, बस 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 3% आया बच्चे। चलो अब इसकी यूनिवर्सल एंट्री बना ले, तो क्या बनेगी, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम लिख देना अगर पता है तो, नहीं तो एक्सपेंस लिख देना, टू एक्सपेंस। ऑल डन, डन डन डन। चलो जिसे तुम एडवांस एक्सपेंस कहती हो उसे मैं क्या बोलूंगा, एडवांस इनकम। इसे हम क्या बोलते हैं, अनर्ड इनकम। वो इनकम जो मैंने अभी तक कमाई नहीं है, अनर्ड इनकम, या तुम्हारे लिए तो एडवांस खर्चा है बट मेरे लिए क्या है वो, एडवांस इनकम है, क्या एडवांस इनकम। डन, इसका मतलब क्या था, इनकम ऑन इन एडवांस, इनकम ऑन इनकम एडवांस में करे हमने, इनकम एडवांस में कमाए हमने, बात की जरूरत नहीं हो गई। ऑल डन, ठीक है, इनकम ऑन एडवांस, इनकम एडवांस में कमाया है हमने, कोई दिक्कत है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं रिसीव्ड बट नॉट अर्न। रिसीव तो कर लिया बट अभी तक अर्न कमाया नहीं, मतलब पैसा तो आ गया बट उस पैसे पे अधिकार नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, अब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी नहीं है। डन है मेरी बात। चलो तो दीदी बताओ, अगर मैं बोलूंगा फीस रिसीव्ड
इन एडवांस। एंट्री क्या बनेगी? देखो, जब मेरे पास पैसा आया होगा तो मैंने तो नॉर्मली अपनी इनकम मान के क्रेडिट कर दिया होगा, जबकि एडवांस इनकम मेरी इनकम होती नहीं है, तो मैंने इनकम मान के क्या कर रखा है? क्रेडिट। हटा लेंगे, क्या कर दूंगा? डेबिट। तो फीस अकाउंट डेबिट। और क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी है, तो मेरी क्या बन जाएगी? वो लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। किस नाम से? या तो मैं लिख दूंगा एडवांस फीस या अनअर्ड फीस। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? थोड़ा डेप्थ में जाके समझाओ और, या आगे समझ में? मतलब जब मेरे पैसा आया होगा तो मैंने इनकम माना होगा, जो कि गलत है। इनकम मान के क्या करते हो? क्रेडिट। हटाने क्या कर दूंगा? डेबिट। एंड ट्रांसफर टू लायबिलिटी सेक्शन, ये मेरा लायबिलिटी बन जाएगा। 6,000 6,000। भाई तुम्हारे यहाँ तो एसेट है, मेरी लायबिलिटी बनेगी, उल्टा ही होएगा। बताओ, ये ऑब्वियस बात है, मेरी इनकम थी, और इनकम्स कहाँ आती हैं? लेकिन दीदी ये क्या है मेरी, और सारी लायबिलिटीज कहाँ जाती हैं? और ये कौन सा पर्सन है? रिप्रेजेंटेटिव के मैंने 4 एग्जाम्पल दे दिए तुम्हें, और 2 पहले थे, हो गए 6 एग्जाम्पल। बताओ इसकी यूनिवर्सल एंट्री क्या बनेगी? बोलो। इनकम अकाउंट डेबिट टू अनर्ड, ये एडवांस इनकम, सही है ना? डन। अब फिर आते हैं इसके बाद नंबर 5, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इसको समझने के लिए एग्जांपल बना लेते हैं। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%, बुक वैल्यू 1 लाख। इसका मतलब पता क्या है? जो मशीन 1 लाख की थी, उसकी 10% वैल्यू घट गई है। अब तुम बताओ, एसेट की वैल्यू घटना अच्छा लगता है बुरा लगता है? लॉस प्रॉफिट, खर्चा एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने रुपए? 10,000। 10,000 समझ में आ गया ना? 1 लाख का 10%। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट क्या होती है? डेबिट। कम करने के लिए क्रेडिट। क्या लिखूंगा एसेट का नाम? टू मशीनरी अकाउंट। ऑल डन? डन डन डन। इसकी यूनिवर्सल एंट्री बताओ क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट। एसेट का नाम लिखते हैं बस, जैसे मशीन, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, जिस भी एसेट के ऊपर बोलेगा वो नाम लिख देना। मैंने मशीन का एग्जांपल लेके बता दिया, कोई दिक्कत? बोलो। नंबर 6 बताइए, कौन सी बची? इनकम टैक्स। देखो, इनकम टैक्स का मीनिंग तो तुम्हें पता ही है, इनकम के ऊपर टैक्स। इनकम कमाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। पोसम भाई पोसम पा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। इनकम टैक्स ना, आपने पता नहीं तुम्हारे स्कूल में इतना करा दे नहीं करा दे, लेकिन बता दे रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। फॉर्म ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, एचयूएफ, है ना? पढ़े हैं? कुछ तो पढ़ लिया होगा, पूरे नहीं पढ़े होंगे, है ना? इन्हें फॉर्म बिजनेस मतलब बिजनेस के स्वरूप, बिजनेस के रूप। तुम अपने बिजनेस को क्या रूप देके करना चाहते हो? मैं तो सोल प्रोप्राइटर बन के काम करूंगा, जैसे तेरी दुकान सोल प्रोप्राइटर है, मैं पार्टनरशिप पे काम करूंगा, है ना? मैं कंपनी बनाऊंगा, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी,
मैं HF बना के काम करना चाहता हूँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मैं LLP बनाना चाहता हूँ, मैं सोसाइटी बना के काम करना चाहता हूँ, समझ गए। तो हम अपने बिजनेस को क्या रूप देना चाहते हैं वो मैटर करता है हमारे लिए। आया समझ में नहीं आया। तो देखो यहाँ पे इनकम टैक्स की एंट्री भी उसी स्वरूप के ऊपर डिपेंड करती है। देखो पहले मैं तुम्हें सिखा रहा हूं तो प्रोप्राइटर का, तो सोल प्रोप्राइटर का। देखो सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो प्रागुन है, प्रागुन और प्रागुन की दुकान है, जो दुकान कमा रही है वही प्रागुन कमा रहा है, जो प्रागुन कमा रहा है वही दुकान कमा रही है, ये वाली बात है। तो तुम्हारी इनकम एक है अलग अलग है, एक क्या ये, तुम खुद बताना क्या ये जस्टिफाई है कि सरकार आएगी और कहेगी देखो प्रागुन कि तुम्हारी इनकम है तुम भी टैक्स दोगे, दुकान की इनकम है दुकान भी टैक्स देगी, मतलब एक ही इनकम में दो बार टैक्स। जस्टिफाई, इनकम तो एक है यार, टैक्स तो एक बार लगा, सही बात ही नहीं है। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटर में टैक्स एक बार लगता है, और ये कहा जाता है कि सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस के ऊपर कोई टैक्स, जो टैक्स है वो मालिक का है, मतलब इनकम टैक्स बिजनेस का नहीं है, इनकम टैक्स मालिक का है, यानी कि मालिक अपना इनकम टैक्स पे करेगा, कहां से, बिजनेस में से निकाल के, मतलब मालिक अपना पर्सनल खर्चा पे करेगा कहां से, बिजनेस में से निकाल के। और मालिक अगर अपना पर्सनल खर्चा बिजनेस में निकाल के पे करता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। हाँ, यहाँ पे एंट्री कौन सी लग जाएगी, ड्राइंग की। एंट्री बताओ क्या बनेगी, टू कैश, हाँ या ना, अरे बोलो, टू कैश है वॉट आ गया, प्रॉब्लम क्लियर है। सोल प्रोप्राइटर में देते ही कौन है, बहुत कम देते हैं लोग, बहुत कम लोग देते हैं, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं किसकी, अगर तुम कंपनी बन के काम कर रहे हो, अगर तुम पार्टनरशिप पे काम कर रहे हो, तो देखो यहां पर बोला जाता है कि यस, कि मालिक अलग पे करेगा टैक्स, बिजनेस अलग पे करेगा टैक्स। हाँ, क्योंकि कंपनी में और पार्टनरशिप में मालिकों को सैलरी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक बंदे का मेरे पास से हफ्ता बंधा हुआ है, ठीक है, वो कुछ गंदे काम करने में मेरी मदद करता है और मैं उसे पैसे खिलाता हूँ, ठीक है। अब वो महीने के मुझसे 200 400 रुपये लेता है महीने के। हाँ, छोटा बहुत बड़ा गंदा काम थोड़ी ना है, ठीक है, मतलब करप्शन मनी है हिंदी में, समझो आप। अब मान लो 400 रुपये भी वो मुझसे ले रहा है महीने के, अब उसने बोला मास्टर जी पे कर दो, मैंने कहा भैया सैलरी आएगी मेरी 20 तारीख को, कह रहे तुम तो कोचिंग चलाओ तुम्हें भी सैलरी आवे है, समझ गए। अब उसको मैं कैसे समझाऊं कि भाई मैं कोचिंग दिख रही है बट ये एक्चुअल में एविस मास्टरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी है, और कंपनी अपना खर्चा पूरा पे करती है। कंपनी तो मुझे और अभिषेक को क्या पे करती है, सैलरी ही पे करती है, और सैलरी पे करना कंपनी का खर्चा अकाउंट हो जाएगा, समझ गए। तो जो पैसा कंपनी ने मुझे दे दिया वो कंपनी का खर्चा है, तो कंपनी उसके ऊपर तो पे करेगी नहीं। खर्चा हटाने के बाद, हमारी सैलरी देने के बाद जो बचेगा, मतलब सारे खर्चे हटा दो, सारे स्टाफ की सैलरी हटा दो, डायरेक्टर की मालिकों की सैलरी हटा दो, जो बचेगा कंपनी उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करेगी। लेकिन हमको अलग सैलरी मिल रही है ना, वो हमारी इनकम है ना, सरकार उसके ऊपर इनकम टैक्स हमसे मांगेगी, समझ गए। तो जो कंपनी में बचा कंपनी उसके ऊपर टैक्स पे करेगी, जो हम कमा रहे हैं हम अलग टैक्स पे करेंगे। तो अभिषेक का टैक्स अलग पे करेगा अभिषेक, मेरा टैक्स मैं पे करूंगा अलग, और एविस मास्टरी अपना टैक्स अलग पे करेगा, समझ गए। बोलो हाँ या ना। सोल प्रोप्राइटर में ऐसा होता नहीं है, समझ गए। तो यहां पर ड्रॉइंग की एंट्री नहीं लगती, यहां पर एंट्री क्या लगती है, पहले वही आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री लगती है।
आउटस्टैंडिंग एंट्री पता क्या बनती है, इनकम टैक्स हमारा खर्चा है, खर्चा मान के डेबिट कर दो, और टू आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स। आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर है? आउटस्टैंडिंग की जगह ना कई बार तुम्हें एक शब्द लिखा हुआ मिलोगे, पेबल। क्या वर्ड देखोगे? इनकम टैक्स पेबल अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेबल, एक ही बात है, वो पे करना है। जब पे कर दोगे लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी क्या थी? क्रेडिट। खत्म क्या कर दोगे? डेबिट। क्योंकि तुम्हारी जब से क्या जाएगा? पैसा। आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स अकाउंट, डेबिट, लायबिलिटी खत्म, एंड क्रेडिट वोट गोज आउट, पैसा जा रहा है। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? मतलब पहले इनकम टैक्स चढ़ेगा हम पे और फिर हम पे करेंगे। बेटा पता है इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं ड्यू एंट्री। क्या बोलते हैं मेरे बेटा? इनकम टैक्स ड्यू हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, और फिर बोलते हैं पेमेंट एंट्री। क्योंकि इनकम टैक्स एकदम से जैसे ड्यू होता है वैसे पे नहीं होता, पे करने में समय लग जाता है। आया या नहीं आया? अरे क्लियर है या नहीं है ना? क्लियर है? बस मेरे बच्चे, ये थी सारी एंट्री है। पहले मैं इसका पीडीएफ बना देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इनकम टैक्स अलग अलग स्लैब से मेरे बेटा, जितना ज़्यादा कमाओगे उतना टैक्स पड़ता चला जाएगा। 12 लाख तक एग्जाम्प्ट है आज के ज़माने में। अगर कोई बंदा 12 लाख रुपए तक कमा रहा है तो उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है। साल के 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। बहुत बड़ी स्लैब है। मैंने जब इनकम टैक्स पढ़ना शुरू करा था तब 1 लाख या 1.5 लाख से था कि एक 1.5 लाख तक कोई कमाता तो टैक्स नहीं है। अब 12 साल का नहीं, साल का नहीं, हाँ साल का। अब साल का 12 लाख रुपए हो गए। साल का 12 लाख का मतलब है महीने का 1 लाख रुपए कोई कमा रहा है, कोई टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्लैब इतनी बढ़िया दे दी सरकार ने। लेकिन 12 लाख 1 रुपया जैसी हो जाएगा तुम्हारा, फिर देखो खत्म कर देगी सरकार पैसा। पहले वाली पीडीएफ भेज दी ना, श्योर हो ना? हाँ क्या, अब ऐसा नहीं है। लव यू, जय हिंद, जय भारत।